यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। मतलब कि एक मैकेनिक है जो कि 8-10 घंटे से लगा हुआ है एक कार बनाने में, लेकिन उससे एक कार ठीक से नहीं बन पा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक स्किलफुल मैकेनिक है जो कि उसको 2 घंटे बना के दे दे रहा है। तो मतलब कि मायने ये नहीं रखता कि आप कितना टाइम दे रहे हो किसी काम के पीछे, मायने ये रखता है कि आप उस किए गए काम से कितना आउटपुट निकाल के दे रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की सौर्य वापस आ गया हूँ डिस्ट्रीम पे एक और शानदार वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे भारत की ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट को ऑर्गेनाइज और रिवोल्यूशनाइज करने वाले स्टार्टअप गो मैकेनिक के बारे में। कैसे चार दोस्तों ने मिलकर इस कंपनी को खड़ा किया और क्या गो मैकेनिक की पूरी सर्विसेज है, केस स्टडी, बिजनेस मॉडल, इनकी रिवेन्यू स्ट्रीम के ऊपर, मतलब पूरा गो मैकेनिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। साथ ही आपके लिए एक बोनस भी है लास्ट में, जहां मैं बात करूंगा एक बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होगी। तो अगर हमारा काम, हमारा रिसर्च, हमारा एनालिसिस अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन देना। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है आज से करीब 10 से 11 साल पहले, लगभग साल 2011 में हमारे पूरे भारत के अंदर लगभग 25 लाख नई कारें बिकी हैं और ओवर द पीरियड नंबर ऑफ न्यू कार बायर्स की संख्या में हमेशा बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। आप यहाँ चार्ट में देख सकते हो। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि साल 2020 में नए कार की डिमांड में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। उसके दो तीन सबसे बड़े बड़े कारण थे। सबसे पहला कोविड-19 से पड़ा हुआ इम्पैक्ट जो कि कई सारे सेक्टर को इम्पैक्ट किया था, एक्सेप्ट एफएमसीजी और हेल्थ केयर। दूसरा था जो सेमीकंडक्टर चिप था, उसका शॉर्टेज चल रहा था जो कि वो भी ग्लोबली लेवल पे था। और तीसरा प्राइसेस हाइक, कई सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अपनी कार्स के प्राइसेस में बढ़ोतरी की थी। लेकिन हाँ, जहां नए कार की सेल्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिली है, वहीं भी बीते कुछ सालों में पुराने कार्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप यहाँ पे डाटा में देख सकते हो कैसे बीते 4 वर्षों में लोग नई कार की तरफ ना जा करके पुराने कार को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, अगर आपको अपना नया कार बेचना है या फिर कोई पुराना कार आपको खरीदना है तो मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन ऑटो क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म कार ट्रेड के ऊपर डिटेल में बात किया हुआ है। यहाँ पे आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख लें। और सेकेंड हैंड कार की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि जहां आज 2020 में इसका जो पूरा मार्केट साइज था वो था लगभग $27 बिलियन का, आने वाले 2026 में बोला जा रहा है कि इसका जो पूरा मार्केट साइज हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग $50 बिलियन का, जो कि हर साल 15% कैगर से बढ़ रही है। अब ये जो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो भी स्पेयर पार्ट होते हैं, नट बोल्ट से लेकर के पूरा ऑयल, गियर, क्लच, सब कुछ, ये सब जो होते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स के अंदर आते हैं। और कंज्यूमेबल आइटम्स की एक खास बात ये होती है कि आप इसको जितना ज्यादा यूज करोगे, जब तक ज्यादा यूज करोगे, इसकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा घिसेगी, उतनी ज्यादा वो रिपेयरिंग मांगेगी, उतनी ज्यादा सर्विसिंग मांगेगी। मतलब कि इसका मार्केट का डिमांड जो है वो धीरे धीरे अपने ही बढ़ने लग जाता है। आप देख रहे हो कि सेकेंड हैंड कार में इसकी डिमांड अगर बढ़ रही है तो आप समझ लो कि इसकी रिपेयरिंग और इसकी सर्विसिंग की में डिमांड ऑब्वियस सी बात है बढ़नी ही है। और भाई कार आपकी नई हो चाहे पुरानी हो, आपको सर्विसिंग तो कराना ही है। हाँ, ये बात और है कि आपकी जब कार नहीं रहती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बोले तो वारंटी पीरियड में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसिंग उसकी हो जाती है, जो कि आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से करवा लेते हो। लेकिन पोस्ट वारंटी कार्ड्स का क्या? एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि 65% ओनर्स जो होते हैं कार के, जो कि पोस्ट वारंटी कार्ड्स अपना रखते हैं, वो जो मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर्स पे जाते हैं अपनी कार की सर्विसिंग कराने के लिए, रिपेयरिंग कराने के लिए। बाकी ये 35% ही लोग होते हैं जो कि ऑथराइज सर्विस सेंटर जाते हैं अपनी कार की सर्विसिंग कराने के लिए। जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो मल्टी ब्रांड जो सर्विस सेंटर होते हैं उसके कंपेयर में वहाँ जो कॉस्ट लगता है वो 30 से 40% कम लगता है। अब ये जो मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर होते हैं वो सर्विस सेंटर होते हैं जो कि आपको आपके गली, मोहल्ले और मेन चौक पे देखने को मिल जाएंगे। अब ये बात तो सही है कि यहाँ पे आपको जो सर्विस चार्ज लगता है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर से काफी कम लगता है, बोले तो 30 से 40% कम लगता है। लेकिन यहाँ पे कस्टमर को काफी सारे इश्यूज भी फेस करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है क्वालिटी सर्विस। कस्टमर को ये भरोसा ही नहीं हो पाता है कि वहां मैं सर्विसिंग कराने दे रहा हूँ, भले कॉस्ट कम लग रहा है लेकिन क्वालिटी सर्विस मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दूसरा आता है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। मतलब कि मैंने वहां कार अपना सर्विसिंग कराने दिया, क्या गारंटी है कि वो बंदा स्पेयर पार्ट्स को बदल रहा है या फिर पुराना स्पेयर पार्ट्स लगा दे रहा है या फिर कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है लेकिन पैसा मुझसे पूरा ले रहा है। बोले तो ओवर प्राइस का भी अंडर है। और तीसरा हैंडमेड बिल। बोले तो बिल क्या मतलब, वो कुछ लगा के दे दिया कि हाँ भैया मैंने ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, लगा क्या रहा है ये तो मुझे पता ही नहीं है। मतलब कि पूरा ट्रस्ट फैक्टर को लेकर के यहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज भी है। अब ये बात हो गई कस्टमर के प्रॉब्लम्स की। यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम सर्विस सेंटर वालों को भी फेस करने होते हैं। अब भाई ये जो मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर वाले होते हैं इनके पास कोई लोयल कस्टमर बेस नहीं है। यहाँ पे कई सारे कार की बस रिपेयरिंग कर रहे हैं, सर्विसिंग कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई लोयल कस्टमर बेस नहीं है। मतलब कोई भी रैंडम कस्टमर आ रहा है, इनके पास कार बनवा रहा है और ले जा रहा है। मतलब कि एक जो परमानेंट कस्टमर होता है वो इनके पास नहीं बन पाता है। और दूसरा जिनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो होता है स्पेयर पार्ट्स को लेकर के। अब भाई इनके पास अपना कोई इन्वेंट्री तो है नहीं, तो मान लो मार्केट में शॉर्टेज हो गई कोई स्पेयर पार्ट की, मान लो गियर नहीं मिल रहा उस कार का, तो यहाँ पे इनको ये सब प्रॉब्लम्स भी जो फेस करनी पड़ती है कि मान लो मुझे कोई कार बनाने के लिए आ गया तो मैं उसको वो स्पेयर पार्ट कहाँ से ला के दूँ? मेरे पास इन्वेंट्री तो है नहीं कि मैं इसको स्टॉक में लेके रख लूँ। तो ये इनको बहुत सारा इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है। एंड देन इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए गो मैकेनिक कम्स इनटू द पिक्चर।
जहाँ पे वो अपने ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्लेटफॉर्म से, गो मैकेनिक से, इन दोनों प्रॉब्लम्स को, बोले तो कस्टमर की भी प्रॉब्लम्स और मल्टी ब्रांड जो सर्विस सेंटर होते हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स को अपने टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्लेटफॉर्म से पूरा सॉल्व करता है। बट द क्वेश्चन इज हाउ। तो ये गो मैकेनिक कस्टमर्स के लिए ऐसे काम करता है, जैसे मान लो आपको कोई कार है, आपको उसको रिपेयर करवाना है, सर्विसिंग करवाना है, क्लीनिंग करवाना है, डेंटिंग पेंटिंग कुछ भी करवाना है, तो आप बस इनके प्लेटफॉर्म पे जाओ, इनके ऐप पर जाओ और अपने नजदीकी जो भी सर्विसिंग सेंटर है जो कि इनसे इंडल्ज किए हुए हैं उन पे आप जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। अब स्लॉट बुकिंग हो गया, अब वहां का सर्विसिंग सेंटर कोई बंदा आपके डोर स्टेप पे आएगा, वहां से वो कार लेके जाएगा। मतलब कि पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी उन्होंने दिया हुआ है। अब ये बात हो गई, वहां से कार गया, अब कार के ऊपर जैसे ही आपका काम लगा, मतलब काम स्टार्ट हुआ, तो वहां पे आपको एक ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा कि आपके कार में क्या क्या काम हो रहा है। मतलब कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ है। अब बात आई प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन प्लान बनाया हुआ है। मतलब कोई भी कार आपका अगर 3 महीने 4 महीने में आता है तो आप सब्सक्रिप्शन प्लान का ले सकते हो, और अगर नहीं तो आप पर जो सर्विस होगा, जितनी बार आपका कार आएगा सर्विसिंग के लिए, तो आपको उस हिसाब से भी आप पे कर सकते हो। और फिर स्पेयर पार्ट्स की बात आती है तो उसमें फिर इन्होंने एक फिक्स एमआरपी सेट किया हुआ है। मतलब कि कोई भी सर्विसिंग सेंटर वाला एक कस्टमर से कितना चार्ज कर सकता है, तो यहाँ पे इसका भी घपला होने का कोई टेंशन नहीं है। और ओवरऑल पूरे अपने इसी जो पूरा ऑपरेशन है इनका जो मेंटेन करते हैं ये, वहाँ पे आपको मार्केट से लगभग 30% लोअर रेट में पूरा ये सर्विसिंग रिपेयरिंग सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। अब ये गो मैकेनिक सर्विस सेंटर्स वालों के लिए एज ए बेसिक रूट काम करता है। गो मैकेनिक बेसिक रूट है और इनकी जो भी जड़ें फैली हुई है वो एज अ फ्रेंचाइजी के तौर पे काम करते हैं, जो कि सर्विस सेंटर होते हैं। अब ये ऐसे काम करता है कि मान लो कोई सर्विस सेंटर है, उसका सबसे बड़ा इशू है एक लोयल कस्टमर बेस का। तो गो मैकेनिक क्या करता है कि उनको अपना ब्रांडिंग दे देता है, अपना नाम दे देता है यूज करने के लिए। तो यहाँ पे लॉयल्टी वाली फील आ जाती है, और कोई भी कस्टमर जब इनके सर्विस सेंटर पे जाता है तो गो मैकेनिक को देखता है तो उसको सिक्योरिटी वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ मुझे यहाँ पे अच्छा सर्विस मिल जाएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है जो भी सर्विस सेंटर वालों को, वो होता है स्पेयर पार्ट्स के ऊपर। अब स्पेयर पार्ट्स को इन्होंने पूरा इन्वेंट्री के ऊपर अपना मैनेज किया हुआ है। आज इंडिया के अंदर इनके कई सारे जो इन्वेंट्री हब्स बने हुए हैं, जहाँ पे जो भी वर्कशॉप्स है, जो भी फ्रेंचाइजी सर्विस सेंटर्स हैं इनके, वहाँ पे डायरेक्ट स्पेयर पार्ट्स भेजते हैं। अब ये गो मैकेनिक वाले पूरे स्पेयर पार्ट्स को ओईएम से मंगाते हैं, चाहे ओईएस से मंगाते हैं। ओईएम बोले तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जहाँ से वो बल्क में माल उठा के बेचते हैं, और दूसरा ओईएस बोले तो ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर, जहाँ पे वो प्राइवेट लेवलिंग करके बेचते हैं। और दोनों तरीके के जो ये स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो जेन्युइन सर्विस की वारंटी भी देते हैं। तो इस तरह से जो भी जो सर्विस सेंटर होते हैं उनको एक अच्छा सिक्योरिटी मिल जाता है, एक लोअर कस्टमर बेस भी बन जाता है, और एक स्पेयर पार्ट्स के लिए भी वारंटी भी मिल जाती है। तो इस तरह से इनका रेवेन्यू में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है, और तो इनका प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर पाते हैं ये लोग। तो आखिर इतनी बड़ी रिवोल्यूशनरी कंपनी की शुरुआत कैसे होती है? तो ये कहानी शुरू होती है दोस्तों कुशाल कारवा से, जो कि साल 2012 में आईआईएम अहमदाबाद से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये एक कंसल्टिंग फर्म बोले तो आर्थर डी लिटिल में ज्वाइन करते हैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। इनके अंदर एक जो एटीट्यूड होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। वो एटीट्यूड है वाई नॉट वाला एटीट्यूड। मतलब कि मान लो एक काम है, कई लोग बोल रहे हैं कि वो काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन वहां पे कुशल कारवाई पहुंच जाएंगे और बोलेंगे वाई नॉट, मतलब ये काम क्यों नहीं हो पाएगा। और ये अपने एटीट्यूड, इसी एटीट्यूड वाई नॉट वाला एटीट्यूड से ये कंपनी के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करने के बाद ये यंगेस्ट कंसल्टेंट भी बनते हैं। लेकिन ये अपना वाई नॉट वाला फंडा अपने सेकंड हैंड कार को बनवाने के टाइम यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं उस समय कि अगर मैंने इस पे कैलकुलेशन बनाना शुरू किया कि हमारे कार में कितना खर्च हो रहा है, कितना क्या लग रहा है, क्यों इतना पैसा चार्ज किया जा रहा है, इससे अच्छा मैं इसको 2-3 हज़ार रुपए दूं, अपने कार को ले जाऊं और अपने कंपनी पे, अपनी जॉब पे फोकस करूं। तो यही एक रीजन होता है कि ये अपना वाई नॉट वाला फंडा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये अपने बैचमेट आईआईएम अहमदाबाद वाले बैचमेट अमित भासल से मिलते हैं, जो कि सेम प्रॉब्लम ही फेस कर रहे होते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम होता है वो म्यूचुअल हो जाता है दोनों के बीच। तो इन्होंने ये इस पर स्टडी करना शुरू किया और सोचा कि अब वाई नॉट वाला फंडा यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये चीज फेस कर रहे हैं तो मार्केट में और भी कितने सारे लोग होंगे जो कि इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। और फिर मार्च 2016 में कुशाल कारवा और अमित वासन दोनों मिलते हैं और दोनों इस पर स्टडी करना शुरू करते हैं, पूरा कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं कि हमने आज तक अपनी सेकेंड हैंड कार पे कितना खर्च किया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली इनको जो रिजल्ट मिलता है वो काफी शॉकिंग होता है। मतलब ये इतना ज्यादा खर्च कर चुके होते हैं कि नए कार से भी ज्यादा इनको खर्च इसमें बैठता है। तो आप समझ सकते हो कि ये खर्च कितना है और पूरा इसका मार्केट कितना लेवल पे है। तो इन्होंने इसको स्टडी करना शुरू किया और सोचा कि मार्केट में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे ट्रस्ट फैक्टर को लेकर के हो, या फिर प्राइसिंग को लेकर के हो, या फिर स्पेयर पार्ट्स को लेकर के हो। मतलब कि कितना बड़ा मार्केट है और कितना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और फिर इन दोनों ने ठान लिया कि इस बड़े और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हमें अपने टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्लेटफॉर्म से हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि इस पूरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पूरा ऑर्गेनाइज करेगा। और फिर इन दोनों ने मिलकर के अपने दो और फ्रेंड को अपने साथ जोड़ा, ऋषभ कारवा और नितिन राणा, और इन चारों ने मिलकर अपना पहला जो वर्कशॉप था उसको सेटअप किया। अब जब ये जो कॉन्सेप्ट था मार्केट के अंदर काफी ज्यादा नया था, तो लोग इसको जल्दी से अडॉप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो इनको काफी मशक्कत के बाद इन्होंने 6 महीने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया, और फाइनली इन्होंने सबसे पहले उबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उनकी 2500 कार्स को सर्विस करने के लिए।
और सबसे पहली जिनको सफलता मिली वो इन्हीं के पास ही मिली थी। अब बात आई बिजनेस एक्सपैंड करने की, मतलब कि एक जगह वर्कशॉप हमारा बन चुका है, अब बिजनेस को एक्सपैंड कैसे किया जाए। अब सारे लोग तो यहीं पर नहीं आएंगे ना कार सर्विसिंग कराने के लिए, कई सारे और भी वर्कशॉप चाहिए उसके लिए। तो इन्होंने देखा कि अगर हम नई नई जगह पे अपने वर्कशॉप बनाएंगे तो वो काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा, उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा और रिस्क भी होगा कि वहां पे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या करा कि जो भी पहले से वर्कशॉप बने हुए हैं, बोले तो मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर्स वाले, तो उसको अपने ऊपर इंडल्ज कर लिया और उसको अपना फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बना दिया। क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर्स वाले हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पहले से बना के रखा है, बस उसको पूरा स्टैंडर्डाइज कर देंगे, उसको सिक्योरिटी दे देंगे और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल करवा देंगे, ड्रेस कोड दे देंगे, और साथ में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा काम है उसको अपने टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ भी देंगे। और इस पूरे प्रोसेस के साथ उनका बिजनेस मॉडल निकल के आ जाता है जो होता है फोको, बोले तो फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। पूरा जो उसका जो सर्विस सेंटर होगा वो फ्रेंचाइजी ओन करेगा, लेकिन कंपनी के द्वारा उसको ऑपरेट करवाया जाएगा। और आज अपने इसी मॉडल फोको मॉडल से ही पूरे गो मैकेनिक के पास इनके 600 से ज्यादा इनके पास वर्कशॉप्स है जो कि फ्रेंचाइजी के तौर पे ऑपरेट करे जाते हैं। साथ ही साथ इनके 50 से ज्यादा स्पेयर शॉप्स भी है, जो कि ये स्पेयर शॉप्स कहाँ से मैनेज करते हैं, तो ये वेयर हाउसेस से, और इन्वेंट्री जो होता है हब इनका वहां से मैनेज किया जाता है। और वो जो पूरा इनका जो सर्विस दिया जाता है वो पूरा 34 सिटीज के अंदर अवेलेबल है। साथ ही साथ ये अभी तक 20 लाख लोगों को सर्विस दे चुके हैं, गारंटेड सर्विस, और ये संख्या जो है लगातार बढ़ते ही जा रही है। अब भाई इतनी बड़ी सर्विसेज दे रही है कस्टमर्स को भी और अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को भी, तो ऑब्वियस सी बात है इन सारे बिजनेस को एक्सपैंड करना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए आज तक ये कंपनी फंडिंग पे ही रिलायबल है। आज तक इन्होंने सिर्फ सी राउंड तक का फंडिंग कर लिया है, जिसमें इन्होंने टोटल अमाउंट जो रेज किया है वो है लगभग $62 मिलियन का। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जहाँ पे फाइनेंशियल 2019 की बात करें तो उस समय इनका टोटल रेवेन्यू था वो था लगभग 17.33 करोड़। और फिर फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो इसमें इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया था, वो था लगभग 24.04 करोड़। अब रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस में भी काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करें तो उसमें जो इनका एक्सपेंस था वो था लगभग 22.64 करोड़। अब बात करें फाइनेंशियल ईयर 2020 की, तो उसमें इनका जो एक्सपेंस बढ़ चुका था वो था लगभग 82.03 करोड़। पूरा इनको जो इसको कैलकुलेट करें तो ये कंपनी अभी लॉस में ऑपरेट कर रही है, और इनका जो करेंटली लॉस था 2020 के अंदर वो था लगभग 58.44 करोड़। तो हालांकि कंपनी आज लॉस में ऑपरेट कर रही है, लेकिन कंपनी कभी भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। प्रॉफिटेबल होने के रास्ते क्या है, तो आईपीओ है, मर्जर है, एक्विजिशन है, कई सारे तरीके हैं जहाँ से कंपनी अपना प्रॉफिट कमा सकती है। अब बात करें कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम की कि कंपनी कहाँ से पैसे कमाती है, तो इनके मेनली अभी 3 स्ट्रीम निकल के आए हैं। सबसे पहला कि मान लो कोई भी कस्टमर इनके ब्रांडिंग के थ्रू, इनके मार्केटिंग के थ्रू कोई भी वर्कशॉप पे जाता है कार की रिपेयरिंग करवाने के लिए, तो ये वहां पे कमीशन चार्ज करते हैं। दूसरा स्पेयर पार्ट्स के ऊपर, जो कि ये OEM से मंगाते हैं। OEM से ये बल्क में माल लेते हैं, तो बल्क में माल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनको सस्ता ही पड़ेगा, और सस्ता पड़ेगा तो ये सस्ता सस्ता पड़ता है। तो ये जो भी सर्विस सेंटर्स को, जो भी इनके वर्कशॉप्स है वहां पे माल देते हैं, तो उससे ये स्पेयर पार्ट्स के ऊपर कमीशन जनरेट करते हैं। तीसरा जो हो गया, जो कि ये स्पेयर पार्ट्स से मंगाते हैं लेकिन OES से मंगाते हैं। तो OES से मंगाते हैं तो वहां पे वो अपना प्राइवेट लेवलिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट को अगर प्राइवेट लेवल कर दिया और अपने मार्केटिंग के जरिए उसको बेच रहे हैं, तो यहाँ पे इनका जो कमीशन बचता है यहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और आज वो मैकेनिक अपनी इतनी सारी क्वालिटी सर्विसेज के कारण, अपने सिक्योरिटी के कारण, अपने अफोर्डेबिलिटी के कारण और टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्लेटफॉर्म के कारण, अपने इस पूरे प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम से ये कंज्यूमर के लिए भी, बोले तो कस्टमर के लिए भी, और साथ साथ फ्रेंचाइजी पार्टनर्स वालों के लिए भी एक अच्छा गैप फुलफिल कर पा रहे हैं अपने पूरे प्लेटफॉर्म के जरिए। और आज कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन निकल के आया है वो है लगभग $320 मिलियन से भी पार का। $320 मिलियन को अगर हम INR में कन्वर्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो होता है लगभग 2500 करोड़। और हाँ, मैंने जो शुरुआत में आपको बोला था कि आपके लिए एक बोनस है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी तो यही है कि आप इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बन सकते हो और स्पेयर रिटेलर्स भी बन सकते हो। मान लो आपके पास कोई आपका वर्कशॉप है, मतलब कोई आपका सर्विस सेंटर है, मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर, तो उसको आप इनके साथ अंडर्स करके आप इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बन सकते हो। पहले ये हो गया। दूसरा है स्पेयर रिटेलर्स के ऊपर, मतलब कि आपके पास कोई, मान लो आपका कोई दुकान है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि इनका स्पेयर पार्ट्स को अपने ऊपर लेकर के अपने एरिया में उसको सप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया 2 अपॉर्चुनिटी यहाँ से, ये हो गया गो मैकेनिक के थ्रू। दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप अपना कुछ ऐसा ही स्टार्टअप कर सकते हो। तो मैंने इस केस स्टडी के जरिए आपको जो भी कुछ समझाया हुआ वो आप सारा इंप्लीमेंट कर सकते हो, और मैंने आपको बताया कि इसका जो मार्केट साइज है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। तो आप इसीलिए और भी आप इसके जरिए इसी से रिलेटेड अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपको 3 बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आपके लिए बोनस था। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से ज्यादा से कुछ सीखा है तो उसको सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करो, अपने फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कलीग्स हो, फैमिली हो, जहां भी हो सबसे ज्यादा इसको शेयर करो, ताकि वो लोग इस केस स्टडी से कुछ सीख सकें और कुछ अपना स्टार्टअप करने का मन करे तो वो कर सके।
ठीक है, इससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको क्रेडिट जरूर मिलेगा कि आपने अपने फ्रेंड की मदद जरूर करी है। अगर आपने इस वीडियो से ज़रा सा भी कुछ सीखा है तो इसको लाइक करके हमें मोटिवेशन देना। चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की पावरफुल और नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अभी नेक्स्ट और पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।